सभी सम्मानीय अतिथियों, साहित्य प्रेमियों और इस कार्यक्रम में उपस्थित सदस्यों को मैं शनील पारेख, अहमदाबाद एहसास विमेन की ओर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस साहित्यिक कार्यक्रम का आयोजन प्रभा खेतान फाउंडेशन और सहयोगी संस्था कर्मा फाउंडेशन के सहयोग से किया गया है। आज हम यहाँ एक अद्भुत साहित्यिक यात्रा पर निकलने के लिए एकत्रित हुए हैं, जहाँ शब्दों की महिमा, विचारों का वैभव और कल्पनाओं की उड़ान हमें एक नए संसार से परिचित करवाएंगे। इस आयोजन में प्रभा खेतान फाउंडेशन के सहयोगी रूप में कर्मा फाउंडेशन और हाउस ऑफ एमजी के सहयोग से ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है। साहित्य के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रही हमारी संस्था प्रभा खेतान फाउंडेशन के कार्यों के बारे में संक्षिप्त में कुछ जानकारी देना चाहूँगी। यह फाउंडेशन न केवल कला, साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में सक्रिय रूप है, बल्कि महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी समर्पित रूप से प्रयासरत है। यह फाउंडेशन अपनी पहचान भारतीय साहित्य और संस्कृति के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में बना चुकी है और इसके कार्यक्रम तथा गतिविधियों न केवल भारत में बल्कि दुनिया के 55 से अधिक शहरों में अपनी उपस्थिति दर्ज कर चुकी है। कलम के अलावा किताब, लफ्ज़, एक मुलाकात, राइट सर्कल, सुर और साज तथा आखर जैसे समृद्ध कार्यक्रमों के माध्यम से यह फाउंडेशन समाज के विभिन्न पहलुओं को छूने का कार्य कर रहा है। विशेष रूप से कलम का मंच अपनी भाषा, अपने लोक के विचार को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। यहाँ सम्मानित और चर्चित लेखकों तथा कलाकारों को आमंत्रित करते हैं ताकि वे अपने पाठकों और चाहने वालों से सीधे जुड़ सके और अपने अनुभव को रूबरू करवा सके। कहते हैं शब्द ही ब्रह्म है और इसका गहरा संबंध सृष्टि के निर्माण से है। आज हमारे अतिथि लेखक मनोज राजन त्रिपाठी जी हमें ऐसे जगत में ले चलेंगे जहां सच्चाई होगी, वास्तविक जीवन की झंझावातें होगी और दिल को गुदगुदाने वाले किस्से होंगे। उनसे संवाद करेगी शिक्षाविद और लेखिका श्रद्धा आहूजा रामानी जी। मनोज राजन त्रिपाठी आज एक लोकप्रिय और सम्मानित नाम है। वे लगभग 30 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय है और अपनी लेखनी तथा कार्यों के लिए विशेष पहचान बना चुके हैं। उनकी यात्रा दैनिक जागरण से शुरू होकर हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जी न्यूज़ इंडिया और ईटीवी जैसे बड़े मीडिया हाउस तक पहुंची है। इसके अलावा वे प्रसिद्ध फिल्म अतिथि तुम कब आओगे पार्ट 2 के डायलॉग राइटर भी रह चुके हैं और जी टीवी के सिंगिंग रियलिटी शो स्वर्ण स्वर भारत के क्रिएटिव लीड रहे हैं। उन्होंने न केवल पत्रकारिता में पुरस्कार जीते हैं बल्कि गायन में भी अपनी पहचान बनाई है। उनका दूसरा उपन्यास कसारी मसारी साहित्य जगत में एक और महत्वपूर्ण योगदान है। वार्ताकार श्रद्धा आहूजा रामानी एक द्विभाषी लेखिका, कवयित्री और शिक्षाविद है। वह अहमदाबाद बुक क्लब की अध्यक्ष है और अहमदाबाद इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल की प्रमुख सदस्य भी है। वह राजनीति विज्ञान में पीएचडी शोधार्थी है और उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में स्वर्ण पदक भी प्राप्त हुआ है। श्रद्धा को सर्वश्रेष्ठ लेखक उषा उत्थप पर्व पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय महिला उपलब्धि पुरस्कार सहित कई पुरस्कार मिल चुके हैं। इनकी कई किताबें हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रकाशित हो चुकी है, जैसे स्याही, रंग बिखेरती जिंदगी, कथालय, अ ब्यूटिफुल मेस, विमेन, स्मृति और रेजिलिएंट फुटप्रिंट्स। आइए हम इन दोनों अतिथियों को कहते हैं कि हमारा शब्दों की दुनिया से हमें परिचित कराएं। कि इतने सुंदर परिचय और इतने सुंदर इंट्रोडक्शन के लिए हार्दिक धन्यवाद। देवियों और सज्जनों, नमस्कार। मैं आप सबका परिचय करवाना चाहूँगी उस व्यक्तित्व से जिससे मेरा परिचय थोड़ा आपसे पहले से हो गया है, क्योंकि मैंने दोनों किताबें पूरी पढ़ ली हैं। अब बिना वक्त ज़ाया किए आपको कुछ खबरें सुनाना चाहूँगी। फिल्म बना लो या वेब सीरीज़, कोर्ट काकोरी बेस्ट सेलर स्क्रिप्ट है, साजिद नाडियावाला कहते हैं। सुरेंद्र मोहन पाठक जी कहते हैं कि कोर्ट काकोरी का रिलीज टेक ऑफ हिट रहा, कहानी पेज टर्नर है। वेब सीरीज या फिल्म देखनी है तो कोर्ट काकोरी मस्ट रीड है, ऐसा अश्विनी धीर जी ने कहा।
कोट काकोरी 1921 काकोरी कबाब, 1925 कांकोरी कांड और 2021 काकोरी इज बैक आज तक। इस कोट काकोरी के प्रमुख लेखक रचयिता हमारे साथ हैं श्री मनोज जी। मनोज जी, आप हमारे साथ आए, आपने इस आमंत्रण को स्वीकार किया, सबसे पहले इसके लिए हम आपको धन्यवाद प्रेषित करते हैं। और अब क्योंकि हमें आज बात करनी है कसारी मसारी की, बट कसारी मसारी पे बात करें और कोट काकोरी से शुरू ना करें तो शायद अन्याय होगा। जैसा आपको तो हाँ, मेरा मन है क्योंकि मैं साक्षात्कार कर रही हूँ। कोट काकोरी की जो पहली पंक्तियाँ हैं जो आपने अपनी दादी जी को समर्पित करी हैं, उसके बारे में मैं आपसे चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि वो जो पंक्तियाँ हैं उनके पीछे का इतिहास क्या है। आप सभी का धन्यवाद। मैं एक ऐसी फैमिली से हूँ जहाँ पे मेरी जो दादी थी, मैं उनके आगे स्वर्गीय नहीं लगाता हूँ, लेकिन फिर भी नारायणी त्रिपाठी नाम था उनका। और 1947 से पहले स्वतंत्रता संग्राम उन्होंने भी लड़ा था, वो जेल गई थी। और जेल वो इसलिए गई थी कि जब पुलिस उनको गिरफ्तार करने आई थी, अंग्रेज पुलिस उनको गिरफ्तार करने आई थी, तो उन्होंने अपने घर का दरवाज़ा बंद किया। उस जमाने में जंजीर लगती थी दरवाजे में, ऐसे कुंडी नहीं होती थी। तो अंग्रेज दरोगा ने हाथ डाल दिया अंदर कुंडी खोलने के लिए। जब उसने हाथ डाला तो मेरी दादी ने कुल्हाड़ी से उसका हाथ काट डाला। और जब वो काटा हाथ, उसके बाद वो भागी और भागते 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 करीबन 150 फुट ऊपर से वो गंगा नदी में कूदी थी और फिर जेल में डाली गई। और मेरे ग्रैंडफादर कालिका प्रसाद त्रिपाठी जी थे, वो भी फ्रीडम फाइटर थे। उन्होंने कानपुर में एक अंग्रेज को मारने के लिए बॉम्ब भी रखा था, जो ब्लास्ट भी हुआ था, कोई हताहत नहीं हुआ। तो इस फैमिली बैकग्राउंडर से हूँ। मेरी 7 मौसियाँ हैं जो सब प्रिंसिपल होकर रिटायर हुई। मेरी मदर प्रिंसिपल होकर रिटायर हुई। मेरी चाची टेलीकॉम डिपार्टमेंट में थी। मेरे फादर एयरफोर्स से MW होकर रिटायर हुए। और बाकी मैं हूँ कंफ्यूज आदमी कि ज़िंदगी में करना क्या है ये मालूम नहीं है। आप क्रिकेटर रहे, आपने फिल्मों में अपना हाथ आजमाया, आपने बहुत पत्रकारिता की, मतलब पत्रकारिता का एक चरम सीमा जिसे हम कहते हैं वहाँ तक जाकर के आपने कार्य किया। और आपने साहित्य जगत में अब एंट्री ली। गाना भी गाया। गाना तो हम आपसे सुन के जाएंगे। तो साहित्य जगत, बिकॉज हम अभी आपकी किताब पे बात करने बैठे हैं, क्यों साहित्य? मतलब अचानक आपने, अच्छा क्रिकेटर की जर्नी बताइए पहले। आपने क्रिकेटर, एज ए क्रिकेटर कैसे जर्नी रही आपकी? एक्चुअली हम 70s के लोग हैं। मैं 70s में पैदा हुआ हूँ। तो उस ज़माने में जो घर की लड़कियां होती थी उनको ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन केवल इसलिए कराया जा रहा होता है ताकि वो जल्दी से पढ़ जाए और उनकी शादी कर ली जाए। और लड़कों के ऊपर ये बोझ होता था कि वो 18-19 के आसपास जैसे ही आते थे और ग्रेजुएशन पूरा कर रहे होते थे तो उनसे कहा जाता था, पंडित जी क्या हो रहा है, ज़िंदगी में करना क्या है, घर में कुछ देंगे कि नहीं देंगे। तो ये एक लड़के की लाइफ होती थी। अब मेरा शुरुआती रुझान क्रिकेट की तरफ था। मैं बस रणजी से एक स्टेज नीचे तक क्रिकेट खेला हूं। मैं कॉलेज कैप्टन रहा हूं सालों तक। लेकिन रणजी का जब टेस्ट हुआ तो वहां मुझे पता लग गया कि मेरा सुनील गावस्कर खत्म हो चुका है। यहां तक आकर हाफ गया है वो, उसके बाद आगे नहीं जाएगा। तो मैंने क्रिकेट का बैट रख दिया। इसके बाद कुछ लोगों ने मुझे बताया कि मैं गाना गा लेता हूं, तो मैंने गाना गाना शुरू किया। गाना गाते 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 मैं मतलब सुर श्रृंगार तक पहुंच गया जब रियलिटी शोज नहीं आते थे। सुर श्रृंगार से केवल इतने से महत्व बता दूं आपका कि सुरेश वाडेकर और हरिहरन, सुनिधि चौहान, सोनू निगम, ये सारे वो लोग हैं जो ऑल इंडिया विनर रहे हैं उसके, और मैं भी रहा हूं। क्या बात है, क्या बात है। उसके बाद सारेगामा, तब रियलिटी शोज आए। अंताक्षरी रियलिटी शो था, वो भी वहां तक भी गया। घर में पूरी एक अलमारी थी जिसमें 500 से 550 इंडिया लेवल की, स्टेट लेवल की, सिटी लेवल की शीट्स थी। फिर दिल है कि मानता नहीं फिल्म के लिए मौका मिला तो मैं गया, गाना रिकॉर्ड कराया। क्योंकि जब मैं फाइनल में था तो गुलशन कुमार गेस्ट ऑफ ऑनर थे, अमिताभ बच्चन चीफ गेस्ट थे, भूपेंद्र, मिताली, गुलाम अली, रेशमा, ये सारे जज में थे।
तो उसमें गुलशन कुमार ने ये ऐलान किया था कि जो टॉप करेगा उसको हम अपकमिंग फिल्म में गाना गलाएंगे। तो मुझे लगा लड़की गा रही है, एक लड़की थी उसमें केरला की, तो मैं कहा लड़की तो नहीं आने वाली, क्योंकि गुलशन कुमार अनुराधा पौडवाल के अलावा किसी से गवाएंगे नहीं। एक लड़का था भिलाई का, वो नॉन फिल्मी गाता था और मैं लाइट म्यूजिक गाता था, तो मैं फिल्म के लिए मेरी आवाज ठीक ठाक थी, तो मुझे मालूम था अगर मैं टॉप कर गया तो गाऊंगा। गया, गाना रिकॉर्ड हुआ, दुल्हन तू दूल्हा मैं बन जाऊंगा, मेरा इंतजार करना बारात लेके आऊंगा, ये गाना था। ऐसे थोड़ी गाना सुनाया वो बाद में सुना दूंगा अभी तो बाद में थोड़ी गाने को आप खुद गायक हैं, मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं आप सबकी इस सुंदर वार्ता में विघ्न डाल रही हूँ, पर सुनाएंगे तो थोड़ा है ना। थोड़ा आप में से कितने लोग सहमत हैं कि गाने को बोलना नहीं चाहिए? हाँ, यस, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके लिए मुआफी चाहूंगा, थोड़ा सस्पेंस रहने नहीं, दीजिए। मुआफ किया। तो ये किया और फिर उसके बाद मेरा बेसिक नाम मनोज त्रिपाठी है, राजन मेरे घर का नाम है, तो मैं मनोज त्रिपाठी के नाम से आर्टिकल्स लिखता था, संडे मेल, ऑब्जर्वर, छपते नहीं थे। एक मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि यार तुम मनोज त्रिपाठी के नाम से मत लिखो, बड़ा सस्ता नाम है, मनोज नाम आलू आलू जैसा नाम है। तो उन्होंने कहा अपना नाम रखो एम राजन। जब एम राजन आता है इट साउंड्स लाइक साउथ इंडियन, एंड व्हेन इट साउंड्स लाइक साउथ इंडियन लगता है बहुत लिटरेट आदमी है। मैंने एम राजन के नाम से आर्टिकल लिखा, फट पहली बार में छप गया। खूब छपा, बढ़िया छपा, खूब छपते छपाते फिर लिखने का शौक था तो आगे लिखते गए। फिर अखबार आ गया, अखबार से टीवी आ गया, टीवी से डिजिटल आ गया, सब कुछ करते गए। फिर उसके बाद फिल्म लिखी, फिल्म लिखने के बाद साहित्य लिखा, किताबें लिखना शुरू की। बिल्कुल इससे सीरियस होने की जरूरत नहीं है, मैं टैलेंटेड बहुत नहीं हूं, मैं कंफ्यूज हूं कि लाइफ में मुझे करना क्या है, आप इसको ऐसे मानिएगा। हाँ, इसके पीछे एक बात छोटी सी और रह गई है कि ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिससे मैंने पापा के हाथ से मार ना खाई हो। मतलब बेल्ट, बकल साइड बेल्ट, अगर आपने किसी ने स्कूटर चलाया हो तो उसमें गियर वायर पड़ता था, गियर वायर के एक तरफ एक मक्खी होती थी लोहे की, उस तरफ से भी मार खाई है। छोटी वाली हथौड़ी भी पड़ी और मेरा इतना मांस भी निकल गया था उससे। थप्पड़ अप्पड़ छोड़ दीजिए, वो सब तो क्या बोलते हैं स्टार्टर थे। मेन कोर्स तो बड़ा खतरनाक है मेरा। तो मेरे मौसा जी के घर में पहले यूपी में एक फैशन था कि घर के दरवाजे पर एक भगवान की मूर्ति बनती थी। तो दुर्गा जी की उनके घर के बाहर मूर्ति बन रही थी, मुरादाबाद से त्रिशूल आया था। अब मुझे नहीं मालूम था कि त्रिशूल का पहला शिकार महिषासुर से पहले मैं हो जाऊंगा, और पिताजी ने जो मारा था तो पीठ पे त्रिशूल छपे हुए थे। खैर, तो इस दबाव में मैंने इंजीनियरिंग दी। मुझे नहीं मालूम गुजरात में कौन सा टेस्ट होता होगा, लेकिन उस समय यूपी, हाँ जो भी है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो यूपी में एमएलएनआर होता था, अब यूपीटीयू कहलाता है। तो मैं उसमें सेलेक्ट हुआ और मुझे काउंसलिंग में पल्प एंड पेपर मिल रही थी। मैंने कहा पल्प एंड पेपर थोड़ी ना करना, उस समय रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज का सिविल बहुत चलता था, मैं सिविल चाहिए। लेकिन सच मानिए दोबारा मेरा बैंकिंग में भी नहीं हुआ। पिताजी ने कहा इसने पीतल की दुकान बना रखी है पूरे घर को, तो उन्होंने सारी शील्ड हटवा दी। मैं उस मैच में मार खा के आया हूं जिसमें मैंने सेंचुरी मारी है, लेकिन पापा आ गए क्योंकि मैं कॉलेज गोल करके मैच खेल रहा हूं, वो भी एफिलिएटेड। 140 रुपए मिलते थे, बॉम्बीटा मिलता था, बनमक्कन मिलता था, इतना खाने में आते तो एफिलिएटेड खेलता था। उस पिच पर पिच के दौरान मार खा के बाहर आया हूं। खैर, वो सब कुछ इसलिए था कि वो बंदा जिसके बीच से मैं पैदा हुआ वो शायद चाहता था कि मैं कुछ करूं। तो मैंने जो कुछ भी इतने सारे मेरे बुके में जो भी आपको दिखाई दे रहा है, एक्चुअली वो उस बंदे को प्रूव करने के लिए किया है। मुझे खुद को नहीं मालूम कि मैंने वो सब क्यों किया है, लेकिन मैं हमेशा उस बंदे की आंख में एक चीज देखता हूं, क्या मैं कुछ कर पाया हूं क्या? तो जो मारने वाले पिता होते हैं, और हमारे 70s में मारने वाले ही पिता होते थे, उनका हर इलाज मारने का होता था। मां ने बहुत सपोर्ट किया, सपोर्ट पिता का भी था, वो अब समझ में आता है। तो एक बंदा था जिसको मुझे प्रूव करना था, वो फादर थे। आज मेरे फादर मुझसे कहते हैं यार बहुत मारा तुमको। मैं कहता हूं नहीं मारते तो मैं लोहा होता कैसे।
और लोहा तो पिघल के किसी भी आकार में हो जाता है, तो कभी सिंगर हो जाता है, कभी क्रिकेटर हो जाता है, कभी राइटर हो जाता है, कभी जर्नलिस्ट हो जाता है, कभी फिल्म राइटर हो जाता है, कुछ ना कुछ हो जाता है। अगला सवाल, अब व्हाट इज नेक्स्ट? व्हाट इज नेक्स्ट मतलब अभी राइटर हैं, अभी तो राइटर हैं फिलहाल। मेरे गुरु थे, उनका नाम था प्रमोद तिवारी। उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हें जिंदगी के आखिरी पड़ाव तक यह मालूम होगा कि तुमको बनना क्या है। फिलहाल मैं राइटर हूं। अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं कानपुरी आदमी हूं, और कानपुर की लफंगई बड़ी फेमस है, और बनारस की मलंगई बड़ी फेमस है। मैं बनारस को अपने रूह के करीब पाता हूं। आप बनारस के शमशान भी जाएंगे तो वहां पर मृत्यु का उत्सव मनाया जा रहा होता है, वो एक इवेंट है वहां के लिए। अब इच्छा यह है, भगवान 80-80 साल तो दे ही देना। इच्छा यह है कि उस बनारस में मेरा अंतिम संस्कार हो, और मेरी जब अस्थियां, जब मेरी हड्डियां जिसको बोलते हैं, वो गंगा में प्रवाहित हो रही हो, तो जो बाबा महादेव काशी विश्वनाथ उस पानी से नहाते हैं रोज, वो मुझसे पूछे क्या करना है, अब कहां जाओगे, तो मैं कहूंगा मुझे ऐसे ही बहने दो। एक दिन फिर क्रिकेट खिलाना, फिर गाना गवाना, फिर इंजीनियर बनाना, फिर पत्रकार बनाना, फिर राइटर बनाना, ताकि मुझे लगे कि मैं वो पेड़ हूं जिसमें पत्ता उगे तो तेज पत्ता, जिसकी खाल निकले तो वो दालचीनी, जिसका फल निकले तो वो जायफल हो। क्या बात। तो ऐसा ही बनना चाहता हूं। बाकी सब, हाँ जावित्री भी है, एक्चुअली उसका जो फूल है वो जावित्री है, एक्चुअली उसका फूल है वो जावित्री है। तो एक ही पेड़ में वो सब कुछ है, तो ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए, ताकि कंफ्यूजन बना जाए, हर बार आपको एक नया करियर मिलता जाए। ईश्वर करे आपकी सभी इच्छाएं पूरी हों, सिवाय एक कि हम चाहते हैं कि आप शतायु हों। आप शतायु हों, आपकी ये जो प्रतिभा हम सबको देखने मिल रही है, क्योंकि आजकल के समय में हम देखें तो इतने प्रतिभावान होना, और साथ में इतना ज़्यादा हम कहते हैं धरती से जुड़े हुए, जिसे अंग्रेजी में ग्राउंडेड कहते हैं। देखिए आसान नहीं है अपनी विफलताओं को इस तरीके से जश्न मनाते हुए कह देना, उसके लिए मनोज राजन त्रिपाठी होना पड़ता है, मुझे ऐसा लगता है। और मुझे लगता है यहाँ बैठे सभी लोग मुझसे सहमत होंगे, और सहमत होना ही होगा, बिकॉज अभी तक हमने जो बात की वो थी मनोज राजन त्रिपाठी जी की, और अब हम बात करेंगे कसारी मसारी। ये है कसारी मसारी जो आज आप सभी को प्राप्त होगी, पर उससे प्रथम ये कहना ज़रूरी है कि क्या है कसारी मसारी और क्यों कसारी मसारी। पता नहीं आपने कितने लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक बड़ा खूंखार डॉन था जिसका नाम था अतीक अहमद। अतीक अहमद अपने भाई के साथ इलाहाबाद में लाइव मर्डर में मारा गया। जब मीडिया उससे सवाल पूछ रही थी तो उसी में नकली मीडिया मैन बने 3 लोगों ने उसका मर्डर कर दिया, और वो लाइव टेलीकास्ट था। मैं करीबन 20 साल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रहा हूं, बहुत सारे वीडियोस आते हैं, पर लाइव मर्डर कभी नहीं देखा था। मेरे लिए वो पहला सवाल था कि क्या अब ये भी होना बाकी है। फिर मैं उसकी हिस्ट्री खंगालता हूं, हालांकि मेरा अच्छा दोस्त था, वो दोस्त मतलब हमारे सभी दोस्त होते हैं। तो मैं जब वो मारा गया तो मैंने वो वक्फा चुना, वो टाइम पीरियड चुना, वो ड्यूरेशन चुनी जब वो साबरमती जेल से निकलकर इलाहाबाद तक आया है। ये 54 डेज है, तो ये 54 डेज की कहानी है। ये बंदा 4 बार विधायक हुआ है, ये बंदा 1 बार सांसद हुआ है, और यही वो बंदा है जब न्यूक्लियर डील हो रही थी मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट में, तो जेल से आकर इसने 1 वोट दिया था और सरकार बची थी। दैट इज अतीक अहमद। 178 के आसपास उस पर मुकदमे हैं, जिसमें 60 से ऊपर मुकदमे केवल हत्या के हैं। उसने एक विधायक को 5 किलोमीटर तक मारा है गोलियां। उसने एक जमीन के चक्कर में एक महिला के सामने उसके बेटे और पति को जनरेटर के वायर बांध के करंट से मारा। उसने अपनी ही रिश्तेदार एक बहन को ट्रक से कुचलवाने पर, ट्रक से ऑनर किलिंग कराई, ट्रक से कुचलवाया। जब वो कुचल गई तो फोन आया उसके पास कि वो कुचल चुकी। बोले नहीं, उतना कुचलो कि सड़क पर कुत्ते और आदमी में फर्क ना महसूस हो।
इस तरीके से उसने बहुत क्रूरता की और खद्दर उसने पहना और लोगों ने खद्दर उसे पहनाया। दैट इज पॉलिटिक्स। तो इसमें पॉलिटिक्स भी है, इसमें माफियाज्म भी है, इसमें वो प्लानिंग है जिसको लॉरेंस बिश्नोई ने पंजाब से शुरू किया। जो लड़कों जिन्होंने मारा है उनकी जेब में 900 रुपए नहीं होंगे, बट 9 लाख रुपए की जिगाना पिस्टल उनके पास थी। ये जिगाना पिस्टल टर्की में बनती है, अजरबैजान आती है, अजरबैजान से ईरान आती है, ईरान से पाकिस्तान आती है और पाकिस्तान से पंजाब के गुरदासपुर के पास ड्रोन ड्रॉपिंग से गिराई जाती है नीचे। और ये पिस्टल यहां से चलती है, इन लड़कों तक आती है और ये लड़के इसको मारते हैं जाके। वाह कसारी मसारी। कसारी मसारी जंगल है कांटों का, बीहड़ कहते हैं, हमारे यूपी में बीहड़ है, थोड़े राजस्थान में भी है, जहां डकैत होते थे। तो बबूल के कांटे होते हैं, वो पूरा जंगल होता है, दैट्स व्हाई वो रिवाइंस कहलाते हैं। तो बबूल के कांटों का पूरा एक जंगल था, दैट वाज नोन एज कसारी मसारी। धीमे धीमे वो जंगल कटते गए, घर बनते गए, लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ा टुकड़ा उस जंगल का बाकी है, लेकिन उस जंगल में केवल एक कब्रिस्तान है। उस कब्रिस्तान का नाम भी कसारी मसारी कब्रिस्तान है। तो अतीक अहमद उसी कसारी मसारी में पैदा हुआ था और मरने के बाद अतीक अहमद उसी कसारी मसारी में दफना दिया गया। दैट्स वाई इस किताब का नाम कसारी मसारी है। अब कसारी मसारी, क्योंकि मैं तो पढ़ चुकी हूँ, मैंने आपको कुछ अपने अनुभव भी बताए कि कैसे मैं बच गई कसारी मसारी पढ़ते पढ़ते। 3 रात सो नहीं पाई, 3 रात सो नहीं पाई। पहली रात इसलिए क्योंकि कहानी पूरी इतनी जल्दी खत्म होती नहीं है, दूसरी रात कहानी खत्म करनी थी, तीसरी रात इतना जितना भी आपने विवरण किया उतना ही विवरण आपने इसमें लिखा है। तो वो विवरण पढ़ने के बाद सोना आसान नहीं है और मैं चाहती हूँ कि आप सब ना सोएं, ये किताब पढ़ें और ना सोएं, क्योंकि मेरी भाषा में तोते भी राम राम जब कहते हैं, मेरे रोम रोम से मानो सुधा स्रोत तब बहते हैं। काफ़ी समय पश्चात एक ऐसी हिंदी की किताब हाथ लगी जिसमें हिंदी में लिखा गया है। ये एक पाठक का अपने लेखक के लिए एक छोटा सा, आप समझ लीजिए, कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि आजकल की समसामयिक हिंदी में हम देखते हैं अंग्रेजी भरी पड़ी है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, अंग्रेजी के शब्दों का इतना ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है कि वो हिंदी की बुक्स के नाम से छपी क्यों जा रही है, वो कभी कभी मैं संदेह में चली जाती हूँ। और इस किताब में आपने इतनी क्लिष्ट हिंदी, इतनी साफ, गजब की उर्दू, मतलब जो कैरेक्टर्स आपने बनाए हैं उसमें उर्दू इतनी साफ है और बीच बीच में संस्कृत के श्लोकों का जो आपने विवरण किया है। तो ये तीनों भाषाओं के साथ जो आपने न्याय करते हुए ये जो कहानी रची, आपकी जो भाषा है वो ऐसी है, आपकी दोनों किताबों में से ये देखा कि जो भाषा है वो बहुत लचीली है, पाठकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो क्या रहस्य है इस प्रकार की भाषा क्रिएट करने के लिए? मुझे लगता है कि जिस अंदाज में मैं आपसे बात कर रहा हूं, अगर वही अंदाज में लिख नहीं पाता हूं तो बेकार है। बिल्कुल। मैं आपसे कहूं कि मैं किन कर्तव्य विमूढ़ हो गया इस विश्लेषण को पढ़ने के बाद, आपको लगेगा ये क्या बोल रहा है। तो मैं आपको, जहां पे इंग्लिश है वहां इंग्लिश होगी, उर्दू में कठिन इस्तेमाल करता नहीं। उर्दू आप जानते हैं, उर्दू शब्द तो सुनाई है आपने, तो उर्दू को उर्दू ही लिखूंगा। तो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल, मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन अगर नहीं है किसी के बीच में, वो कम्युनिकेशन सबसे बड़ा स्किल है। और मैं सच बताऊं कि मैं इस समय देश की जो 60% के आसपास आबादी है वो 18 से 40-45 के आसपास है। मुझे करना क्या होता है, मैं जब किसी को सोच के, जब लैंग्वेज का सेंट्रल आइडिया सोचता हूं कि मेरी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, तो मुझे लगता है कि काकोरी जैसे मैंने लिखी है, काकोरी कांड हुआ था, अगर आपको मालूम हो, 8,000 रुपए का खजाना लौटा गया था अंग्रेजों के जमाने में, वो सब कुछ था। बट मेरी काकोरी 1924 की नहीं है, मेरी कहानी 2022 की है। बट वही काकोरी मैं लेके आया हूं 2022 में, पूरी कहानी बताई। आज की तारीख में अगर आप किसी को गांधी जी के बारे में बताना शुरू करेंगे तो आज का बच्चा नहीं समझना चाहेगा। उसको सिर्फ इतना मालूम है, जो मीम्स बनते हैं, कि गांधी जयंती इज अ ड्राई डे,
वो ये मीम चलता है। करवा चौथ पर बहुत सारे मीम्स चलते हैं, चुटकुले चलते हैं। तो मुझे काकोरी कांड बताना था, तो आप ऐसे समझिए कि एक भुवन है जिसने कचरा को अपनी टीम में शामिल किया, फिर एक सरदार को अपनी टीम में शामिल किया, सबको शामिल किया, एक क्रिकेट टीम बनाई और अंग्रेजों के खिलाफ लड़के लगान फिल्म बना दी। अब जब ये क्रिकेट सिनेमा इन क्राइम, इट ड्राइव्स द नेशन। जब क्रिकेट के जरिए अंग्रेजों से लड़ाई बताई गई, तब लोगों ने उसको ज्यादा बेहतर सरलता से सुना। जब गांधी जी के बारे में केमिकल लोचा करते हुए मुन्ना भाई ने बताया, तब लोगों को समझ में आया अच्छा गांधी जी ये हैं। तो वही बात है कि आप चौराहे पे खड़े हो जाइए और पर्चा बांटना शुरू करिए। हर आदमी उसको यूं लेगा, यूं फेंकेगा, यूं लेगा, यूं फेंकेगा। आप ऐसे मुड़ा हुआ एक कागज किसी को दे दीजिए, वो उसको एक बार खोल के जरूर देखेगा। तो यू हैव टू चेंज द स्टाइल। आपको तरीका तौर बदलना पड़ेगा ताकि लोगों से आप कनेक्ट हो सके। वही मेरा एक सेंट्रल आइडिया था। वैसे ही कसारी मसारी लिखी है, वैसे ही कोड काकोरी लिखी है। आप कोड काकोरी में जाएंगे तो आपको एक मराठी कैरेक्टर भी मिलेगा जो बिल्कुल मराठी बोलता है। अब अगली बार जाऊंगा शायद कोई गुजराती कैरेक्टर आ जाए, तो आ जाए। लेकिन गुजरात मेरी काकोरी में कसारी मसारी में बहुत जबरदस्त तौर पे है, क्योंकि अतीक साबरमती जेल में ही बंद था, तो वो उस पर पूरा चैप्टर भी है। और साबरमती को मैंने उसमें अहमदाबाद बनाया हुआ है, तो वो अहमदाबाद बहुत कुछ है। तो ये है। तो अहमदाबाद जेल है और आज हम अहमदाबाद में बैठे हैं जी। अहमदाबाद तो बहुत चर्चा की है। अगला सवाल सर आपसे ये है, मतलब मैं उत्सुक हूँ आपसे वो सवाल पूछने के लिए कि आप एक स्त्रीवादी लेखक हैं। ये बहुत सटीक मेरा विश्लेषण है, मुझे पता है क्योंकि हम इस पे चर्चा कर चुके हैं, पर आप पुरुष विरोधी लेखक प्रतीत होते हैं। तो आप इन दोनों सवालों का जवाब दीजिए कि आप स्त्रीवादी लेखन की ओर इतने ज्यादा आकर्षित क्यों हैं और क्यों पुरुष विरोधी? मेरे ख्याल से मैंने अपनी किताब डेडिकेट की अपनी दादी को। जी बिल्कुल। दूसरी किताब मैंने अपनी डेडिकेट की अपनी मां को। मुझे लगता है जो मुझे समझ में आती है चीज, और पता नहीं क्यों समझ में आती है, कि मेरी जो मां थी वो मुझे बताती थी कि तुम मेरे झोले में 9 महीने तक थे। तो मुझे लगता था कि ये एक पेट है जो महिला को ही वरदान प्राप्त है कि वो किसी कृति को जन्म दे सकती है। तो मैं वहां से पैदा हुआ। मैं कहना चाहूंगा, आप इसको गलत मत समझिएगा, 4 दिन 5 दिन जो एक महिला झेल सकती है ना, कोई नहीं झेल सकता। किसी को उसके पापा मारते रहे हो पर मां सपोर्ट में खड़ी हो, तो फिर आप बेटी पर आइए। आज मेरी बेटी शायद जनवरी के मिड तक वो भी मां बन जाएगी। ये सिस्टम जो आगे बढ़ता चला गया, तो मेरे जीवन में एक बहुत बड़ी घटना हुई, निर्भया कांड। निर्भया कांड में मेरा ही पुरुष समाज इस बात पर बात कर रहा था कि जब बाप में पढ़ने भेजा था तो बॉयफ्रेंड के साथ डेटिंग पे इतनी रात गई क्यों थी? व्हाट इट मीन्स? अगर वो रात में अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा रही है और आ रही है, तो क्या उसके साथ ये घटना कर दी जाएगी? दुर्दांतता इस कदर कि आप एक लोहे के रॉड का इस्तेमाल करेंगे। दूसरी बात, कानपुर में एक तेजाब कांड हुआ। एक लड़का एक लड़की से मोहब्बत करता था। उस लड़के ने 2 और लड़कियों से मोहब्बत क्या शुरू कर दी, जो कुछ भी उसको कह सकते हैं, मोहब्बत तो क्या होगी। ये इस लड़की को पता लगा। इस लड़की ने उससे कटना शुरू कर दिया और उसने भी उससे सबक सिखाने के लिए एक लड़का एंगेज कर लिया अपने साथ। वो इनकम सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट का कमिश्नर था, जिसका बेटा था वो। उस लड़के ने बोतल भरकर तेजाब उस लड़की के चेहरे पर डाल दिया और हमारे कानपुर में 2 महीने तक
वो कांड बिल्कुल टॉप पर था, लेकिन मैं आपको सच बताऊं, मैं ही लिखता था खबर, अखबारों में ज्यादातर आदमी ही थे। वो बात यही करते थे कि जब एक लड़के से कंटिन्यूटी थी तो दूसरे लड़के के पास जाने की जरूरत क्या थी। तो जब मैं उनको जवाब देता था कि वो भी तो यही कर रहा था, तो उसने कहा लड़के तो ऐसे ही होते हैं। व्हाट इट मीन्स, यहां से अब आप शुरू हो जाइए मेरी मां के उस झोले से, फिर आइए इन दो चीजों पर। वहां से मुझे समझ में आता है, हां दुनिया है। इस मेरे अनुभव के मुताबिक 98% महिलाएं, मां बहन बेटी पत्नी कुछ भी हो सकती है, लेकिन 95% पुरुष भगवान ने ऐसा बना के देखा है, भेजा है, जो बहुत सारे कपड़ों में भी स्त्री को बिना कपड़ों के देख सकता है। आप सब जाती होंगी, आप यहां पे इतनी महिलाएं हैं, कितनी बार आपके संग छीटा कशी होती होगी। मेरी बहन मेरी मां के साथ जाती थी, कोई छेड़छाड़ कर रहा होता था तो मेरी मां उसका हाथ दबाती थी कि बोलना नहीं है कुछ, और हम साथ में होते थे। उसके बाद तो मैंने बहुत लोगों को मारा है, वो तो एक अलग बात है, क्योंकि देखते हुए मक्खी निकलना बड़ा मुश्किल था। तो ये सब आप खुद मात्र शक्ति हैं, आप सब महिलाएं हैं, हर उम्र की महिलाएं यहां पे हैं, आप खुद ही जानते होंगे क्या होता है। तो छेड़ने वाला भी पुरुष है, छल करने वाला पुरुष है, और वही पुरुष है जिसको आप जन्म देते हैं। दैट्स वाई, मुझे नहीं मालूम, मैंने सोच के नहीं लिखा, विश्वास मानिए इस किताब पर, दोनों किताबों पर हाथ रख के बोल रहा हूं, पर शायद मेरे अंदर से विचार ही स्त्रीवादी आता है। मैंने बिल्कुल प्लान नहीं किया है, लेकिन वो शायद होता है। आप मेरी कोई भी किताब पढ़ लीजिए, और आगे भी लिखता रहूंगा, कोई किताब पढ़ लीजिएगा। मैं आपको सच बता रहा हूं, अभी मैं इनसे बात कर रहा था कि लिखते समय मेरे दिमाग में सेक्स नहीं आता है। वो मेरा अगला सवाल होने वाला था। नहीं आता है, मैं लिखता हूं, पता नहीं क्यों नहीं आता। शायद मुझे लगता है कि ज्यादातर पुरुष समाज जो है, जो मैंने बताया आपको, वो शायद इसी में डूबा रहता है। देन व्हाई सनी लियोनी ही क्यों सबसे ज्यादा खोजी जाती है गूगल में? पुरुष खोज रहा है, महिला थोड़ी ना खोज रही है। तो आप जब इस चीज पर आएंगे तब आपको पता लगेगा कि ऐसा क्यों हुआ। अतीक अहमद की स्टोरी मेरा स्टोरी प्लॉट हो सकता है, बट स्त्रीवादी होना ये मैंने प्लॉट नहीं बनाया, ये मेरे अंदर का है। मेरे पिता ने मुझे बहुत मारा, पर मैंने आज तक अपने बच्चे को डांटा भी नहीं है। मेरी बेटी ने कहा मुझसे आकर कि मैं बहुत पढ़ नहीं पाऊंगी, मैं कंपटीशन क्लियर नहीं कर पाऊंगी। एचडीएफसी में ब्रांच मैनेजर है, दैट्स ओके। तो मैंने वो कहने का हिम्मत दिया है अपने बेटे को भी, मैंने कहने की हिम्मत दी अपनी बेटी को भी, क्योंकि मेरे साथ जो हुआ वो मैं आगे नहीं होने दूंगा। दैट्स व्हाई। जबरदस्त जवाब। और आपके साथ बात करने का सबसे मनोरंजक तथ्य क्या है पता है? कि हर बार सेम सवाल पूछो तो जवाब अलग निकलता है। ये चर्चा हम तीसरी बार कर रहे हैं, पर 3 नए नए उत्तर मिल रहे हैं। अगला सवाल मेरा, मतलब सवाल नहीं है, एक छोटा सा फीडबैक। आप सवाल कहिए ही नहीं, बस आप पूछती फीडबैक जाइए। है। फीडबैक ये है कि ये कहानी आप बाबर के लिए मत पढ़िएगा, बाबर है ना हमारे, बाबर के लिए मत पढ़िएगा, शगुफ्ता और राबिया के लिए पढ़िएगा, क्योंकि स्त्रीवादिता पे जो उन्होंने बात की है, कई बार आप ऐसा देखेंगे, मैंने कई बार देखा है कि लेखक जब अपने साक्षात्कार में कहते हैं तो कहते हैं, पर वो पुस्तक में नहीं होता। लेकिन ये पुस्तक सिर्फ स्त्रियों के लिए ही बनाई गई है। तो जो आप बोल रहे हैं, जिस तरीके के दर्द आप यहाँ पर बता रहे हैं, उनको आपने बहुत सटीक शब्दों में बयान किया है। पढ़ते पढ़ते रूह कांप जाती है, रूह कांपने लगे, तब हम समझते हैं कि लेखक अपनी बात पहुंचाने में पूरी तरह से सक्षम रहा। अब अगला सवाल आपसे थोड़ा रोचक है, वो ये है कि अगर आपको इस किताब के लिए कोई ऑफर आए कि भाई इसकी वेब सीरीज बनानी है, तो आप उसका निर्देशक किसे बनाना चाहेंगे? अनुराग कश्यप को। वो तो मुझे पता था। अनुराग कश्यप को, बिकॉज जैसे मैं जब ये काकोरी लिख रहा था तो मेरे दिमाग में एक बात थी कि क्या नाम था आमिर खान की फिल्म का? लगान लगान नहीं, अरे दंगल। जिसमें वो 3 लड़के होते हैं और वो 3 इडियट्स। ना सर रंग दे बसंती। तो मेरी सबसे पहली लड़ाई थी कि मुझे रंग दे बसंती नहीं होने देना है इसको। जब ये लिख रहा था तो मुझे सबसे पहले मेरे दिमाग में था कि इसको गैंग्स ऑफ वसेपुर नहीं होने देना।
इसको मिर्जापुर नहीं होने देना नहीं है, होने देना है। इसको कसारी मसारी ही रखना है। दैट्स वाई मैंने वो 54 दिन की कहानी पकड़ी कि 54 दिन जब वो साबरमती से निकला और आया, उसके बीच की पंजाब, देन बुलंदशहर, देन इलाहाबाद, राजस्थान, बुंदेलखंड, क्या क्या हो रहा है, इसको लेके चलते हैं। तो वो 54 दिनों की कहानी लिखी, 54 डेज। एक बार सवाल बताइएगा। मैं खुद भूल गई। हाँ वेब मेरी सवाल ये सीरीज। था तो कि अनुराग मैं किसको कश्यप, निर्देशक अनुराग बनाएंगे? कश्यप इसको बहुत अच्छे से निर्देशित कर सकते हैं, और मेरा ड्रीम भी है कि अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, और होगा तो मैं एक बार फिर आप सब लोगों से मिलूंगा आके, बिल्कुल। और आपको बताऊंगा कि यही कह के गया था और भगवान ने पूरा कर दिया। अतीक अहमद कौन बनेगा? इट्स अ गुड क्वेश्चन। बहुत सोचना पड़ेगा, बहुत सोचना पड़ेगा। इरफान को अगर मोटा कर दिया जाता तो वही अतीक अहमद हो सकते थे, बट वो हमारे बीच में है रहे नहीं। नहीं। पंकज पंकज त्रिपाठी, त्रिपाठी नहीं, अभी आप किताब पंकज पढ़िए फिर आपको त्रिपाठी पता इज टू चलेगा। टाइप्ड, टू टाइप, टाइप्ड। हाँ, वो जो कोल्ड ब्लडेड इमेज है वो बहुत, अगर आपने कभी देखा हो, एक आया था, एक बड़ी अच्छी वेब सीरीज है, बड़ी कूल है, पंचायत। यस यस। उसमें वो फैसल है जो, फैजल। वो अतीक का बहुत अच्छा रोल कर सकते हैं मुझे लगता है। कौन से चाचा हैं वो? नहीं, फैसल तो एक्टर का नाम है, उसमें वो चाचा हाँ, हैं। वो चाचा है जिनका बेटा चचा। गुजर गया है, चचा। जिनका बेटा गुजर गया है, वही ना? हाँ, हाँ, वही हाँ, चचा। वही, हाँ, उनको तो चचा ही बुलाते हैं ना चचा। सब, चचा। जी जी जी, पेड़ के नीचे तो बैठा। अब आप मेरी फैसल से बात भी हुई है, भी आपको बता दूं कि हाँ, मेरी फैसल से बात भी हुई है। तो फैसल को किताब दी है, फैसल कह रहे अच्छा पढ़ के बताता हूँ। तो अब आपने जो बात कही, ऐसा ही हुआ, आपकी किताब घर पहुंची और मैंने पढ़ना शुरू किया। घर में कहने लगे कहाँ फंसी हो? मैंने कहा अभी मैं वासेपुर में हूँ। कह रहे हैं वासेपुर में? फिर थोड़ी देर बाद फिर बोलते अब क्या कर रही हूँ? मैंने कहा अभी मैं मिर्जापुर में हूँ। 2 घंटे बाद फिर आई, अब क्या कर रही हूँ? मैंने कहा अब मैं कसारी मसारी में। चलिए, अच्छा हुआ आप बिहार से चली, पहले आप बिहार से चली, फिर यूपी के बनारस के पास मिर्जापुर तक आई, और फिर इलाहाबाद फिर मैं, आपको हाँ, आना पड़ा। मंजिल में पहुंच गई मैं। बिल्कुल ठीक मैं किया। कसारी मसारी पहुंच गई, और तब मैंने घर पे जाके क्लैरिफाई किया कि भाई तुम मेरी सारी बातों को बिल्कुल बिल्कुल कैंसिल कर देना। वासेपुर नहीं है, मिर्जापुर नहीं है, ये कसारी मसारी है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग करियर रहा है पत्रकारिता में। पत्रकारिता में जो आपका 30 साल आपने गुजारे हैं, तो 30 साल में आपका पत्रकारिता में जो अनुभव था वो आपने इस किताब में राजनीतिक विश्लेषण के रूप में उकेरा है। तो उसके बारे में आप हमें थोड़ा सा बताइए कि कैसे आपने उसको पुटा, और जो कैरेक्टर्स के नाम दिए हैं आपने। देखिए, ऐसा है कि मेरा जो यूपी का सीएम है वो संत वाला आदमी है, तो उसकी भाषा में हमेशा सुंदरकांड और रामायण चलेगा, वो वैसे ही बोलता है। सारे कैरेक्टर आपको मिलेंगे, आप एक एक बार में सब कुछ समझ जाएंगे। ये कहानी लिखने से पहले जो मैंने सोची चीज, तो मुझे समझ में आया कि अकबर का जमाना था और कन्वर्जन बहुत जोरों पे था उस समय, देश में बहुत जोरों पे था। उस वक्त एक राइटर हुआ बनारस में, और उसने कैरेक्टर खड़ा किया, स्टोरी लिखता गया लिखता गया लिखता गया, और कैरेक्टर बहुत बड़ा लिख दिया उसने। वो कैरेक्टर थे भगवान राम। उस राइटर का नाम था गोस्वामी तुलसीदास। उन्होंने इस देश का अब तक सबसे बेहतरीन स्क्रीन प्ले लिखा हुआ है, उससे बेहतर स्क्रीन प्ले नहीं हो सकता। तो मैं जब पाता हूं तो उसमें रावण की चर्चा बुराई के लिए होती है, लेकिन अगर गौर करें तो राम का भी उसमें कैरेक्टर ग्रे है। आप चाहे बाली वाला कांड ले लें, चाहे विभीषण को अपनी तरफ मिलाने की बात ले लें, महिलाओं की तरफ जाएंगे तो मंथरा से शुरू होता है, तो वो भी ग्रे कैरेक्टर है। कैकेयी भी ग्रे कैरेक्टर है। ये सब अपनी अपनी जगह ग्रे है।
और ऐसे ही जब आप महाभारत में घुसते हैं तो कौरवों के साथ चाहे द्रोणाचार्य हो, चाहे भीष्म हो, जो भी हो, कर्ण हो, चाहे कोई भी हो, सब ग्रे कैरेक्टर है। अब इधर आ जाइए, धर्मराज थे ना युधिष्ठिर, तो अपनी पत्नी को दांव पे लगाया था उन्होंने, तो ग्रे कैरेक्टर थे। तो मैंने एक चीज पाई कि किसी भी कहानी में जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं ये सब ग्रे होते हैं। और ग्रे एक्चुअली होता क्या है, हम भी कहीं ना कहीं से ग्रे हैं, हमारे अंदर भी कुछ ना कुछ इविल है। फिर एक बार कहूंगा कि जैसे खाने की टेबल पे 56 पकवान लगे हों तो भी एक साल्ट की बोतल रखी होगी, और कुछ भी ना रखा हो तो भी साल्ट की एक बोतल रखी होगी। ये हमारा ग्रे है कि हमें साल्ट चाहिए बिकॉज इट्स ऑल अबाउट सोडियम। हमारा जो ग्रे है वो सॉल्ट से हम खत्म करते हैं, तो हमें ये चीजें खुश करती हैं, हमें ये ग्रे अच्छा लगता है। तो ग्रे ऐसा है कि हम सफेद हैं, हमारी तरफ काला बढ़ रहा है, तो जिसमें काला ज्यादा बढ़ गया वो भी सफेद से जैसे ही मिलेगा वो ग्रे हो जाएगा, और अगर सफेद ज्यादा बढ़ गया वो भी जैसे काले से मिलेगा तो ग्रे हो जाएगा। तो जो मिड कैरेक्टर है एक्चुअली सब ग्रे है। तो सारे कैरेक्टर इसीलिए इसमें ग्रे है, और इसी तरीके से कैरेक्टराइजेशन है। अगर आप मुझसे पूछे कि कैरेक्टर कहां से लेते हो, तो जैसे मैं आपके बहुत देर से आपसे नोटिस कर रहा हूं कि आप मुझसे बात तो सरल भाषा में कर रही हैं पर इंटरव्यू को लगातार साक्षात्कार कह रही हैं। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। तो मैंने आपको ये पकड़ लिया, अब मुझे कैरेक्टर बनाना होगा तो मैं ढोकले से भी बना लूंगा। कैसे? ढोकला एक ऐसी चीज है जो अपने अंदर पानी भी समाहित कर लेता है। अब इसकी तुलना शंकर जी से करिए जरा। बिल्कुल। आइए नीलकंठ पे। ढोकले के अंदर पोरस है, पोरस है यानी वो पोरस आदमी है, ट्रांसपेरेंट है, इधर से उधर कुछ भी चला जाएगा, सॉफ्ट है, सॉफ्ट है। खाएंगे तो हल्का सा मीठा भी लगेगा और नमकीन भी लगेगा, बट किस्मत देखिए कि साथ में मिर्चा भी रखा है। अब आ जाइए मेरे ख्याल से खाखरा। अगर मैं खाखरा को एक लड़की बना दूं तो कितनी नाजुक है वो। गेटिंग माई पॉइंट? मैं शायद समझा पा रहा हूं आपको। खाखरा को अगर मैं एक लड़की बना दूं तो वो कितनी सॉफ्ट है कि मतलब शीशे से भी ज्यादा सॉफ्ट है वो, फट से टूट जाएगी बेचारी। इसलिए उसको रुई के फाहे में, मोर के पंख में लेकर चलना है। तो अगर मुझे कोई कहानी लिखनी पड़े तो मैं लिखूंगा ढक्कन ढोकला। अब ढक्कन ढोकला में मैं अहमदाबाद आऊंगा, अहमदाबाद में यहीं के पकवानों से लेके एक कैरेक्टर का कैरेक्टराइजेशन बदल दूंगा। रसगुल्ला है तो वो कॉमेडियन है, अंदर से रस भरा हुआ है। अगर वो स्पंज है तो समझ लीजिए कि दुनिया तो निचोड़ देगी उसको और फिर खा लेगी। खाना है उसको, मीठा हो चाहे ना हो। तो कैरेक्टराइजेशन में इन निर्जीव चीजों से भी बना लेता हूं, और बाकी सारे कैरेक्टर्स आपकी जिंदगी में हैं। मेरे कहानी में जितने भी कैरेक्टर हैं, चाहे काकोरी में हो चाहे इसमें हो, इसमें त्रिपुरारी पांडे है, इसमें चांद कुतरा है, इसमें नसीम पपीते वाला है, जितने कैरेक्टर हैं सब जिंदा हैं, सब एनकाउंटर में मारे गए हैं और सब मेरे जानने वाले थे। नसीम पपीते वाला तो पपीते का ठेला लगाता था वो। एक बार उसकी किसी से दुश्मनी हो गई तो पपीता काटने वाली चाकू से उसने सर काटा और सर जाके उसके घर पे टांग दिया। तो वो नसीम पपीते वाला है मेरा कैरेक्टर। अभी एक कैरेक्टर कभी नहीं आया जिसका नाम है जावेद रिंग वाला। वो जावेद रिंग वाला कैरेक्टर अभी मेरी कहानी में आएगा। क्यों? वो हर समय चाबी का गुच्छा अपने हाथ में घुमाता रहता है। कुछ लोगों की आदत होती है, अगर आप ज्योतिष से बात करें तो कहते हैं छल्ला नहीं घुमाना चाहिए हाथ में, क्योंकि शनि आपके आसपास घूम रहा है और शनि की चक्र हमेशा वक्री होती है। तो जावेद रिंग वाला एक कैरेक्टर है। एक मुन्नालाल पत्रकार है इसमें। तो मुन्नालाल पत्रकार इज ए एक्चुअल रिपोर्टर इन बनारस, जिनके नाम से एक गली भी है जिसका नाम है मुन्नालाल पत्रकार लेन। तो सारे ओरिजिनल कैरेक्टर है। त्रिपुरारी पांडे बेचारे सिपाही से भर्ती हुए थे, डिप्टी एसपी होकर रिटायर हुए, अभी कुछ दिन पहले डेथ हो गई उनकी। तो मैंने उनके बारे में लिखा कि तुम मेरी किताब का कैरेक्टर थे, ऐसे करके लिखा। तो ऐसे कैरेक्टराइजेशन आ जाता है।
जैसे राग दरबारी हैं। अब मुझे याद आया कि आप बाहर नाश्ता करते समय बार बार हांडवा को इतना ज्यादा विश्लेषण क्यों कर रहे थे। अब ये मुझे समझ में आया कि अगला कैरेक्टर हांडवा पे हो जाएगा। आप बहुत ज्यादा पूछ रहे थे हांडवा के बारे में, नहीं क्या कारण है? नहीं बता रहा हूं। एक्चुअली क्या हुआ कि आपने हांडवा मंगाया तो मुझे हांडवा वो समझ में आया जो वो मैजेंटा कलर का रखा हुआ था, मीठा वाला। जैसे ही हलवा एक्चुअली जो था, तो वो हांडवा जैसे ही आया, मैंने कहा ओहो, ये तो ढोकले का सौतेला भाई है। ये मुझे लगा था वो मीठा वाला आ रहा होगा। तो वहां से मैं थोड़ा सा क्यूरियस था कि आपने हांडवा मंगाया, तो मुझे लगा थोड़ा मीठा हो जाएगा। नहीं, अब हलवा खिला के नहीं, भेजेंगे। वो तो नहीं खा नहीं, वो लेंगे। तो खिला के भेजेंगे हम नहीं, आपको। मैंने आपको उस क्यूरियोसिटी में बताया। अभी तक हम नहीं। हांडवा खिला रहे थे, तो ये चर्चा कैसे होती? तो वो भी इम्पोर्टेंट तो है मैं ना। हांडवा से कंफ्यूज हो गया। आप इसको ऐसे ही समझिए कि आपका पूरा नजर इस बात पे जाएगी कि हांडवा ही कातिल है, ठीक है, लेकिन निकलेगा कौन? हलवा। हलवा। तो मैं हलवे का इंतजार कर रहा था, आपने हांडवा मंगा दिया था। आप अगर समझ सके होंगे तो समझ गए होंगे कि इन्होंने किताब का सस्पेंस अभी अभी दिया है। अब आप बाकी आप पे कसारी मसारी आप सबका होमवर्क है। सैटरडे को सेशन इसीलिए किया जा रहा है ताकि सब रविवार को ये किताब पढ़े, और इस किताब को पढ़ने के बाद मनोज जी को इसकी समीक्षा देना एक बहुत ज़रूरी काम हो जाएगा। क्योंकि जो अब आई अगली बात ये, अब मैं साक्षात्कार शब्द का तो प्रयोग करने ही नहीं वाली। अरे देखिए, बस नहीं, यही नहीं, बात नहीं, है, नहीं, कैरेक्टर बदलना ही नहीं है आपको। नहीं, मुझे तो कैरेक्टर बदलना पड़ेगा। कैरेक्टर बदलेंगे तभी तो मनोज जी को पढ़े हैं पता चलेगा। बात ये रही कि किताब पढ़ते पढ़ते ऐसा लगता है जैसे स्क्रीन प्ले लिखा हुआ है, एकदम पिक्चर आंखों के सामने सब गूंज रहे। जैसे मैडम पूछने लगी कि कौन होगा, हम तो इमेजिन किए हुए थे किसी को। तो ये जब आप लिखते हैं तो एक बहुत आसान कर दिया है। अगर कोई भी आपकी किताब को पुटअप करना चाहेगा मूवी में, तो बहुत आसान काम इसलिए कि स्क्रीन प्ले की तरह लिखा है, और वो इसलिए क्योंकि आपका फिल्म जगत में एक बहुत ही अच्छा शानदार करियर रहा है। तो अब हम जानना चाहेंगे आपके फिल्म के करियर के बारे में, कैसी रही आपकी वो जर्नी? पहले मैं आपके पहले सवाल का जवाब देता हूं कि वो स्क्रीन प्ले क्यों है। स्क्रीन प्ले क्यों है? एक्चुअली ऐसा है कि सब लोग मोबाइल यूज करते हैं। आजकल आप देखेंगे कि रील्स आ गई हैं। आप घर पे रहते हैं या अपार्टमेंट में रहते हैं या जहां भी रहते हैं, तो अगर आपका सबसे पहला साबका होगा तो अपने वॉचमैन से होगा। वो भी ऐसे करके बैठा रील देख रहा होगा। आपके घर में काम करने वाले होंगे, आप जब उनसे कहेंगे चाय बनाओ, तो पता लगा चाय बनाने में उसको अमूमन 5 मिनट लगता है, लेकिन आज 12 मिनट लग गए। तो आप जाके किचन में देखेंगे तो रील देख रहा होगा। यहां से हद पड़ती है आगे। आजकल किसी भी गाड़ी को देख लीजिएगा, ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा होता है, इवन वो शॉफर ड्रिवन है या खुद चला रहा हो, आदमी उस पर भी रील देख रहा होता है। वहां पे मुझे एक चीज समझ में आई कि मेरी लड़ाई तो रील से है, मेरी लड़ाई तो रील से है। तो मुझे किताब का हर पन्ना एक रील की तरह लिखना है, ताकि आदमी लास्ट में जब पहुंचे तो उसको स्क्रॉल करे। किताब की भाषा में उसे पेज टर्नर बोलेंगे। तो मैं हर पन्ने को वैसे लिखता हूं। देखिए, ये बड़ी टेक्निकल और ग्राफिकल लड़ाई है। मैं ऐसे राइटर्स पता नहीं लिखते हैं कि नहीं लिखते, मुझे नहीं मालूम। हाँ, मैंने ये प्लान किया कि मैं हर पन्ने को पलटने की व्यवस्था लास्ट लाइन में कर दूंगा, और जब बंच ऑफ पेजेस हो जाएंगे जिसको आप पलटते 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 चले जाएंगे और आपको लगे कि नहीं बस बहुत रीलें देख ली, 4 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, तो मैं चैप्टर पे आपको जंप करा दूंगा। अगर मैं वो नहीं करूंगा तो किताबें पढ़ता ही वैसे भी कोई नहीं है, कौन पढ़ेगा। तो अब टक्कर रील से हो गई है। तो उस रील के चक्कर में इसको स्क्रीन पे लिखना पड़ा, क्योंकि अब सबके घर में ओटीटी है। कुसुम आता है, कौन सा आता है बड़ा, आजकल महिलाएं बहुत देखती हैं, अनुपमा। महिलाएं बोला तो मतलब अनुपमा का भी एक टारगेट ऑडियंस है जबरदस्त, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वो अनुपमा ही देखना पसंद करते हैं। कुछ लोगों को वेब सीरीज बहुत पसंद है। तो जब हम पहली फिल्म, अब आता हूं दूसरे जवाब पे, तो मैं अश्विनी धीर जो डायरेक्टर, जिन्होंने सन ऑफ सरदार बनाई, जिन्होंने अतिथि, तो अगर आपने टीवी देखा हो तो ऑफिस करके एक आता था, वो भी हम लोग कार में जा रहे थे, गणेश के दिन चल रहे थे उस समय बॉम्बे में। तो हम लोग चले जा रहे थे, मैं थे, दोनों लोग बैठे थे। तो गणेश जी
रात का 3 बजा था, हम बॉम्बे में घूम रहे थे, जितने गणेश पंडाल थे वहां पे कोई बंदा नहीं था, वो बेचारे अकेले बैठे हुए थे। जो सवेरे से शाम तक गणपत बप्पा मोरिया चल रहा होता था, उस समय गणेश जी बेचारे अकेले बैठे होते थे, बहुत सारी लाइटें दमक रही होती थी अंदर। तो मैं कहता देखो यार कैसे अकेले बैठे हैं बेचारे, इनको जिस दिन विसर्जित किया जाएगा ये खुद भी सोच रहे होंगे यार हमको अब जल्दी से विसर्जित कर दो, क्योंकि जब विसर्जित करोगे तो हम कहेंगे थैंक गॉड, वो खुद बेचारे कहेंगे थैंक गॉड। वहां से शरद जोशी जी की एक कविता थी कि हे अतिथि तुम कब जाओगे, वो सुनाना शुरू की तो मैंने उनको अतिथि बताया। और जो लोग लगे होंगे वो ये भी सोचते होंगे कोई जाम में फंसता होगा, कोई किसी चीज में फंसता होगा, वो सोचता होगा अरे यार आज विसर्जन का दिन है, जाम में फंस गए, ऑफिस में लेट हो गया, ये हो गया। तो आदमी सोचने लगता है हे अतिथि तुम कब जाओगे। ये कविता हुई और हम लोग वापस आते आते तक एक फिल्म हो गई, यहां से वो फिल्म हो गई। सच में बता रहा हूं, पिक्चर की कहानी सिर्फ इतनी है और फिर एक कैरेक्टर गढ़ा गया, फिर अजय देवगन भी आ गए, फिर सब कुछ आ गया और एक फिल्म बन गई और वो फिल्म यहां से यहां तक चली गई। तो उसके बाद मैं यूं ही बता रहा हूं, अभी नाम नहीं लूंगा, एक जियो की फिल्म लिख रहा हूं, 2 वेब सीरीज पे काम कर रहा हूं, 2-3 किताबें हैं उस पे काम कर रहा हूं, ये है। अगले प्रश्न का जवाब बिना प्रश्न के दे रहा हूं। मैंने आपको बहुत टॉर्चर कर दिया है मैं आपसे पूछूं कि अगला प्रोजेक्ट क्या है तो आपने कहा चलिए इति सार, ये मैंने आपको सार दे दिया। बस यही फिल्मी करियर इतना ही है। और एक वो जी के लिए एक जैसे रियलिटी शो आता है सारे गामा, वैसे हम लोग एक रियलिटी शो ड्रॉ किया कि जिसमें भजन हो मैथोलॉजी को लेके, तो वो स्वर्ण स्वर भारत करके एक कंसेप्ट बनाया जिसमें भजन आते थे और भजन पर तय होता था कि कौन अच्छा गा रहा है कौन कैसा गा रहा है। ये 2 प्रोजेक्ट किए, 2-3 किताबें लिख दी। जर्नलिज्म में कुछ बता दूं क्योंकि आपका आखिरी सवाल खत्म हो चुका है। मेरा आखिरी सवाल खत्म नहीं हुआ है, मेरी आखिरी सवाल नहीं होगा, गुजारिश होगी, क्योंकि ऑलरेडी सब कह चुके हैं कि आपका मेडली सुनेंगे, तो गीत सुने बिना तो आपको जाने नहीं देंगे। तो वो गुजारिश है, इल्तिजा है, जो भी समझिए। नहीं, लास्टली मैं एक बात ये कहने जा रहा था, मतलब चैलेंजेस होते हैं। मैं एक 20 दिन के लिए अपने घर से गायब हो गया था और एक्चुअली घर में किसी को नहीं मालूम था मैं कहाँ गया था। तो नेपाल ने उस वक्त एक नक्शा निकाला था जिसमें ग्रेटर नेपाल था। तो यूपी, उत्तराखंड, बिहार, बहुत सारी जगहों का बहुत सारा हिस्सा वो अपने में दिखा रहे थे। तो मेरा माओवादियों से संपर्क हुआ और मैं माओवादियों के उस कैंप में चला गया जब नेपाल में माओवाद फैला हुआ था, पुलिस वाले मारे जा रहे थे। तो मैं चला गया, मैं लौट के आया तो सबको पता लगा। खैर ये एक छोटी सी बात है, बाकी बहुत सारी चीजें। एक बड़ा माइलस्टोन मुझको लगता है कि जब ये मैं किताब लिख रहा था तो लोगों ने मुझसे कहा ये किताब मत लिखो, क्योंकि इसमें दिल्ली को भी ठोक रहा हूँ, यूपी को भी ठोक रहा हूँ, बदमाशों को भी ठोक रहा हूँ, माफिया को भी ठोक रहा हूँ। फिर मुझे याद आया कि यूपी में 4 बच्चों की मौत हुई डिप्थीरिया का इंजेक्शन लगाने से। तो मैं गया, बच्चे मरे, 20-25 बच्चे बीमार हो गए थे, 3-4 की डेथ हो गई। जब मैं उसका सिरा तलाशते आगे चला तो वो 10,000 करोड़ का स्कैम था। 10,000 करोड़ का स्कैम था। ये कभी फिर बताऊंगा आपको कि सेंट्रल और स्टेट एक दूसरे से मिले कैसे होते हैं, वो कभी एक कहानी है उसमें बताऊंगा। वो 10,000 करोड़ का स्कैम खुला, उस 10,000 करोड़ के स्कैम में 8 मर्डर हुए हैं और हाई ऑफिशियल्स के। मंत्री 3-3 जेल में हैं, 5-7 आईएएस ऑफिसर्स जेल में हैं और करीबन 150 लोग जेल में हैं ऑफिसर्स। जब वो मैंने स्कैम खोला तो मुझे पुलिस उठा ले गई। फिर रॉ ने मुझे ये बताया, आईबी के थ्रू मुझे टिप ऑफ आया कि मेरी सुपारी परवेज टांडा को दी है। परवेज टांडा क्रॉस बॉर्डर नेपाल बैठता था, जो आईएसआई के लिए 500 के नोट की नकली सप्लाई वाला काम करता था, छापता भी था और सप्लाई भी करता था। तो मेरा इनपुट ये आया कि मुझे जो प्लानिंग है वो कन्वर्सेशन सुन लेते ना, रिकॉर्डिंग, उससे ही पता लगा कि शायद मुझको ट्रक से कुचलने की ये व्यवस्था थी। तो मुझे लगा अच्छा उस पे भगवान की कृपा से बड़े अवार्ड भी मिले। तो मुझे लगा यार तब नहीं डरे,
तो इस किताब को लिखने में क्या डरना है, और डरे क्यों? आखिरी में तो गंगा में बहते हुए जाना ना, क्या करोगे क्या करोगे जब पूछेंगे महादेव जी, तो उनको बताएंगे कि फिर क्रिकेटर बनाना, फिर सिंगर बनाना, सिंगर बनाना, फिर लेखक बनाना, फिर डायलॉग राइटर बनाना, और यही करते चले जाएं, तो क्या डरना फिर किसी पीकेएफ में बुलाना, फिर साक्षात्कार ना कह करके बातें करवाना। तो मनोज जी, आखिरी चरण जिसका सबको बेसब्री से इंतजार है, आपकी सुमधुर आवाज में कुछ गीत अगर आप सुना सके तो हम सब कृतार्थ होंगे। मैं आई नहीं, नेवर 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 नेवर। एक्टिंग अगर हो पाती तो इतना सच कैसे बोलते हैं? एक मिडले है जो अभी कुछ दिन पहले ही बनाया है, वो सुना देता हूं आपको। नीता जी ने कहा ही है, नीता जी ने कहा ही कि मिडले ही सुनाइए। हाँ, किस किस को सुनाएंगे जुदाई का सबब हम, किस किस को सुनाएंगे जुदाई का सबब हम। तू मुझसे खफा है तो जमाने के लिए रंजिशी सही, तुम ही सोचो जरा क्यों न रोके तुम्हें, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुमको अपनी कसम जाने जा, बात इतनी मेरी मान लो, आज जाने की जिद ना करो। वो नहीं सुनता उसको जल जाना होता है, प्यार दीवाना होता है मस्ताना होता है। तू जो कहे जीवन भर तेरे लिए मैं गाऊं, तेरे लिए मैं गाऊं। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई, तूने मेरे यारा कभी नहीं जाना, इश्क तेरा दर्द मेरा, आज जाने की जिद ना करो। रंजिशी सही वो नहीं सुनता उसको जल जाना होता है, मेरी आवाज ही पहचान है, गए यार रहे। अब चुप हो गई मैं। साक्षात्कार खत्म किया जाए। साक्षात्कार खत्म किया जाए। देवी और सज्जनों, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अब ऑफिशियल धन्यवाद प्रेक्षित करने के लिए मैं प्रकाश जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। धन्यवाद। यहाँ मौजूद सभी सम्मानीय अतिथि, हमारे लेखगण और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी साहित्य प्रेमियों का मैं प्रकाश पुरोहित अहमदाबाद एहसास वुमेन की ओर से पूरे दिल से धन्यवाद करता हूँ। हमारे इस साहित्यिक आयोजन को सफल बनाने में आप सभी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसके अतिरिक्त हमारे विशेष अतिथि मनोज राजन त्रिपाठी जी का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने हमें अपने शब्दों से सृजन के नए आयाम दिखाए। उनके लेखन और अनुभव ने इस कार्यक्रम को एक नई दिशा दी। हम उनके विचारों और साहित्यिक दृष्टिकोण से प्रेरित हैं। साथ ही हमारे वार्ताकार श्रद्धा आहूजा रामाने जी की प्रतिबार आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। उनके सार्थक संवाद और प्रेरणादायक शब्दों ने इस कार्यक्रम को और भी विशेष बना दिया। इस आयोजन को सफल बनाने में जिन सहयोगियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, उन्हें भी मैं धन्यवाद देता हूँ।
हमारी सहयोगी संस्था कर्मा फाउंडेशन, हॉस्पिटैलिटी पार्टनर हाउस ऑफ एमजी के सहयोग के बिना ये कार्यक्रम संभव नहीं हो पाता। अब मैं प्रियांशी पटेल और सनील पारेख को मंच पर आमंत्रित करता हूं। कृपया आकर मनोज राजन त्रिपाठी जी और श्रद्धा आहूजा रामानी जी को जयपुर की कठपुतलियां उपहार के चिन्ह के रूप में प्रदान करें। प्रियांशी पटेल मनोज राजन त्रिपाठी जी को उपहार पेश करेंगी। यस, सनील पारेख जी को मैं निवेदन करता हूं। अंत में सभी उपस्थित दर्शकों का आभार व्यक्त करता हूं कि आप सभी ने इस आयोजन में भाग लिया और इसे सफल बनाने में अपना योगदान दिया। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप लेखक के उनकी पुस्तक की एक प्रति लेकर उनके हस्ताक्षर प्राप्त करें और इस अद्वितीय अनुभव को अपने साथ संजोए। धन्यवाद। आप सब लोगों का ही बहुत धन्यवाद कि आपने बड़े आराम से बैठकर मेरी फालतू वाली बातें सुनी। साउंड की तरफ से भी मैं धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इतने अच्छे साउंड को रखा। दिस थिएटर इज वेरी मार्वलेस और बहुत शानदार, इक्वास्टिक इसका बहुत ही शानदार है। थैंक यू।